मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम लोग राजनीति में आए तो हम लोगों ने प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ा, जिन्होंने नारा दिया, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ के आए, जिन्होंने नारा दिया, समाज के वंचित और शोषित व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। पिछले दिनों जब हम बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी दलित की है, कितने आदिवासी समाज से है, कितने पिछड़े वर्ग के लोगों की है, तो सरकार की ओर से उत्तर आया, मान्यवर आपके सामने उत्तर आया। देखिए, पिछड़ों दलितों की बात होती है तो रोकना शुरू कर देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। कोई नहीं रोक रहा आपको। तो सर, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के बारे में जब पूछा गया तो सरकार के मंत्री महोदय ने आपके सामने कहा कि इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो कॉलेजियम तय करता है। लेकिन आज जब ये बिल मैं पढ़ रहा था, इस बिल के अंदर जिसमें आपने पूर्व जजेस को अधिकार दिया है, जिसमें आपने पूर्व टेक्निकल पर्संस को अधिकार दिया है, जिसमें आप तमाम 16-17 ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए जा रहे हैं, उसमें कितने आरक्षण आपने दलित वर्ग के लोगों को दिया, आदिवासी को दिया, पिछड़े को दिया, ये आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। मान्यवर एनसीएलटी जो सबसे बड़े विवादों में घिरा हुआ है, उसका अधिकार आप अपने पास रखना चाहते हैं। इस कमेटी को एनसीएलटी गठन करने का अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि वीडियोकॉन का हजारों करोड़ रुपए, 97% पैसा जो उसके ऊपर कर्ज था वो माफ कर दिया गया और मात्र 3% पैसा वसूला गया। 5,53,000 करोड़ रुपए में से मात्र 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया और बाकी पैसा वसूल किया गया। ये सारा खेल एनसीएलटी के माध्यम से हो रहा है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों का आप माफ करते हैं और उसके गठन का अधिकार आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सरकार को, मैं सूची पढ़ रहा था मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के अब तक के जितने जजेज हुए उनमें से 10.5 करोड़ की आबादी वाले आदिवासी समाज के मात्र एक जज सुप्रीम कोर्ट में हुए। मान्यवर, एक जज हुए। और आप जब ये ट्रिब्यूनल्स बनाने जा रहे हैं बड़े बड़े पदों पे, आप जानते हैं आप क्या करने जा रहे हैं, आपको पता है, आपको मालूम है। देखिए, जब भी पिछड़ों दलितों की बात होगी चिल्लाने लगेंगे। आप लोग वो लोग हैं, नहीं बोल रहा, आप वो लोग हैं जिन्होंने मंदिर के उद्घाटन में मानव, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। ये तो सब्जेक्ट पर ही बोल, ये तो फैक्ट है ना सर, ये तो एक फैक्ट है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक जज आदिवासी समाज से हुए हैं। इस जज को आप नकार कैसे सकते, इस फैक्ट को आप नकार कैसे सकते हैं? खत्म करो सर, 30 सेकंड और, थैंक यू सर, 30 सेकंड और, बोलिए 30 सेकंड। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना सरकार से कहना चाहता हूं, जब आप ये ट्रिब्यूनल्स का गठन करने के लिए जा रहे हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन आप कीजिए। सारे के सारे ट्रिब्यूनल्स में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण दीजिए। हम इसके विरोध में हैं जब तक आप ऐसा नहीं करते। यस, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर संजय सिंह जी ने जो कहा बात, Reform Bill 2026. Sir, at first glance, this bill may look technical. It speaks about tribunals, appointments, commissions, service conditions, data grids and procedures. But in reality, this bill is about something very basic. It is about the common citizens' wait for justice. Sir, ये बिल सिर्फ ट्राइब्यूनल्स का बिल नहीं है, ये बिल जनता के भरोसे का बिल है। For a retired soldier, the Armed Forces Tribunal is not an institution on paper. It is where he goes when his pension and disability benefit or service matter is stuck. So for a government employee, the Central Administrative Tribunal is not just a legal forum, बल्कि वो उसकी आखिरी उम्मीद का दरवाजा है, क्योंकि जब उसकी प्रमोशन रुकती है या ट्रांसफर में अन्याय होता है, वो तो असर सिर्फ उसकी नौकरी पर नहीं, उसके पूरे परिवार की जिंदगी पर पड़ता है। So for a family living in a polluted area, the NGT is often their hope
for clean air, water, and basic dignity. For a consumer or home buyer, delay in justice means increased EMI, rent, legal fees, and mental harassment. सर, एक छोटा व्यापारी या MSME ओनर बहुत बड़े मार्जिन्स पर काम नहीं करता. उसका पैसा अगर किसी डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, बायर या लीगल डिस्प्यूट में फंस जाए तो उसका पूरा व्यापार चौपट हो सकता है. एक बड़ी कंपनी के लिए 10 या 20 लाख रुपए का डिलेड पेमेंट सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री हो सकता है, लेकिन एक छोटे बिजनेसमैन के लिए वही पैसा उसकी वर्कर्स की सैलरी, दुकान का रेंट, बैंक की EMI और अगला रॉ मटेरियल होता है. सर, आज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ही लगभग 30,600 केसेस आर पेंडिंग, जिनमें से 10,000 केसेस एडमिशन स्टेज पर ही अटके हुए हैं. सर, इस वजह से 10 लाख करोड़ से ज्यादा के डिस्ट्रेस्ड एसेट्स रेजोल्यूशन प्रोसेस में लॉक्ड पड़े हैं. जब बड़े केसेस सर इतनी देर से अटके रहते हैं तो उसका सीधा असर छोटे सप्लायर्स, MSME ओनर्स और उनके वर्कर्स पर पड़ता है. दैट इज व्हाई reforms in tribunals are very important. So for citizens and small businesses, tribunals are not merely buildings. So they are hope. And when there are vacancies, delays, and lack of accountability, that hope slowly turns into frustration. Sir, I have seen pain very closely during my work in the Delhi Commission for Women. Of the 1,74,000 cases that we handled in that commission in 8 years, sir, I remember one distinctly. वेस्ट बंगाल की एक लड़की को किडनैप करके दिल्ली के जीबी रोड में बेच दिया गया. जब उस लड़की के भाई को पता चला तो वो कस्टमर बनकर वहां पे जीबी रोड में गया और उसने जैसे ही अपनी बहन को देखा वो फूट फूट के रोने लगा. सर, वो हमारे पास आया और दिल्ली पुलिस की मदद से हमने लड़की को रेस्क्यू किया. सर, इसलिए कमीशंस और ट्राइब्यूनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सर इसीलिए उनके सिलेक्शन और उनकी स्टाफिंग बहुत ही ज्यादा important होती है. Sir, they should not be toothless tigers, but be so powerful that they give swift justice and hope to millions. That's exactly what the Tribunals Reform Bill 2026 hopes to achieve for tribunals. So this bill creates a National Tribunals Commission to oversee the selection process for chairpersons and members, review the performance of tribunals, oversee inquiries into complaints, and maintain a national tribunals data grid. So in simple words, this bill brings structure where there is scattered functioning, transparency where there is opacity, and accountability where citizens feel helpless. So one of the biggest problems in tribunals has been vacancies. A vacant post does not look very dramatic in government files. But sir, on the ground, every vacancy means hundreds of cases delayed. So this bill creates a more organized selection through search cum selection committees, bringing judicial members, technical experts, and institutional oversight into appointments with framework for recommendations and appointments to move in a very time-bound manner. That means fewer vacancies, faster functioning, and better justice delivery. So the National Tribunal Data Grid is also a very, very important reform because what gets measured gets improved. How many cases are pending? Where are the vacancies? Which tribunals are moving slowly? So without data, reform is merely guesswork. And with data, reforms becomes targeted action. Another very important point in the bill, which it addresses successfully, is autonomy and independence. The National Tribunals Commission will be headed by a former judge of the Honorable Supreme Court or a Chief Justice of the Honorable High Court, along with judicial and technical members. Because tribunals must be fast, but they also must be fair. Speed without fairness is dangerous. Fairness without speed becomes completely meaningless. So this bill tries to bring both of them together. So institutional reforms do not always make loud headlines. They do not trend for a week, but these are the reforms that quietly change lives. And that's exactly what my government does. Quietly but steadily, we are moving towards Viksit Bharat. So when a soldier's pension matter is heard faster, that is nation building.
when a widow gets her rightful relief without running from post to pillar. So that is nation building. When an MSME owner can pay salaries on time because his dispute has got resolved, and I would like to say because her dispute has got resolved quickly, so that is doing ease of business. When a citizen feels that the system is listening, so that is democracy becoming stronger. Under the able leadership of my Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the focus of the governance has been extremely clear. Systems लोगों के लिए काम करने चाहिए. From technology and digital public infrastructure to ease of doing business and justice delivery reforms, the effort of my government is clear. We are making institutions more efficient, transparent, and citizen-centric. So this bill is part of that larger vision. सर, लोग जस्टिस के बारे में बहुत बड़े बड़े शब्दों में बात करते हैं, लेकिन आम इंसान के लिए जस्टिस सर बहुत सिंपल होता है. मेरी सुनवाई हो, समय पर हो और ईमानदारी से हो, और सर ये बिल वही कर रहा है. सर, आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन रिफॉर्म. सर, हमारे कई महत्वपूर्ण ट्राइब्यूनल्स हैं, जैसे सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी. सर, ये मुख्य रूप से दिल्ली या मुंबई में ही बैठते हैं, जबकि उनके पास जो केसेस आते हैं वो देश भर से आते हैं. सर, नॉर्थ ईस्ट से, आंध्रा से, किसी गांव में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है और उसको अपनी सुनवाई करानी है तो उसे देश के दूसरे छोर से यहाँ आना पड़ता है. सर, हमारे अपने ट्राइब्यूनल सिस्टम्स ने दिखाया है कि डिसेंट्रलाइजेशन संभव है, और इसीलिए सर मेरा सुझाव है, जो मुझे पता है कि नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन के द्वारा ये होने की भी कोशिश हो रही होगी. सुझाव ये है कि सर ये नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन को जिम्मेदारी दी जाए कि वो समय समय पर सर ये एनालिसिस भी करे कि किन ट्राइब्यूनल्स में रीजनल बेंचेस की जरूरत है, और उसकी रिपोर्ट भी रखी जाए और उसके ऊपर भी सर काम हो. क्योंकि सर न्याय सिर्फ निष्पक्ष और तेज ही नहीं, न्याय ऐसा होना चाहिए जो हर इंसान तक पहुंच सके. सर, द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 is not just about tribunals. It is about the trust that the aam aurat and the aam aadmi has in the system. And sir, when citizens trust institutions, democracy becomes stronger. So I must also express my deep pain at the constant ruckus that is being created inside the parliament by the opposition members. Speak on the subject. Speak on the subject. I'm just coming to I'm just making a point here, sir. So how can they walk out in such an important debate? Have they not read the bill? Don't they want to give constructive suggestions? Isn't that their duty? Why are they dancing here? Why are they sloganeering here? Please, why are they speak on the subject. creating a ruckus here? Why are they yelling? Why don't they stick to the point, and why don't they read, and why don't they be present in such important debates, sir? I think it's very, very disappointing, sir. Sir, I strongly support the bill, and I congratulate the Honorable Law Minister and Honorable Prime Minister for bringing a reform that is practical, necessary, and deeply citizen-centric.